हेलो एवरीवन। तो इस नए वीडियो में हम देखेंगे परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जो हमारा अध्याय 4 है एनसीईआरटी क्लास 9 का। ओके, सो हम बिना टाइम बर्बाद किए देखते हैं। तो पहली बात है कि परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे जे टॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी। और इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टोन नामक वैज्ञानिक ने एक नए विकिरण की खोज की जिसका नाम था कैनाल रे। मतलब दो तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे जे टॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन से पहले कैनाल रे, रे मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का, ये देखो क्या है, रे मतलब लाइट उत्सर्जित हो रहा है, तो मतलब क्या है? रे। ठीक है ना। तो कैनाल रे की खोज किसने की थी? तो ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है। और कैनाल रे की द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कितना अधिक होता है? तो 2000 गुना अधिक होता है। ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो ई माइनस, और प्रोटॉन को पी प्लस। यानी प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछेगा कि प्रोटॉन क्या होता है, तो पॉजिटिव यानी क्या, एक ऋणात्मक होता है, और एक हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा है। ऋणात्मक यानी निगेटिव। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन माइनस है यानी क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है ना। और प्रोटॉन पॉजिटिव है यानी प्लस है यानी पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन क्या है, दे देगा पॉजिटिव, निगेटिव, है ना, या ऋणात्मक, धनात्मक। हाँ, ऋणात्मक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं निगेटिव को, और धनात्मक बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव को। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक है। प्रोटॉन क्या है? तो धनात्मक है। यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है। अब अगला टर्म है कि परमाणु बने हुए किसके हैं? तो परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने। ठीक है। एग्जाम में पूछेगा बताइए कि परमाणु का निर्माण किस किस कणों से हुआ है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। प्रोटॉन परमाणु का सबसे भीतरी भाग में होता है। तो पहला यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु का सबसे भीतरी भाग कौन है? तो प्रोटॉन है। अब अगला यहाँ पे है कि परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो जे जे टॉमसन ने। एग्जाम में सीधे पूछा कि बताइए परमाणु की संरचना संबंधित पहला मॉड्यूल किसने दिया था? तो जे जे टॉमसन ने। टॉमसन ने क्या क्या कहा था परमाणु के बारे में? तो परमाणु धन आवेशित गोला का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ठीक है। यह ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी पाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जे जे टॉमसन के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में जन्म लिए थे। पूछ सकता है एग्जाम में, क्या पता। इन्हें भौतिकी शास्त्र में नोबेल मिला था। ठीक है। और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड क्या कहते हैं कि तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने के पन्नी पर टकराया गया। मतलब ये एक तेज गति से ना अल्फा कण का प्रयोग करते हैं, और उसे क्या किया कि उन्होंने सोने की पट्टी पर टकराया हुआ महसूस किया। तब एग्जाम में कैसे पूछेगा? तो बताएंगे, पूछेगा कि वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने प्रयोग के दौरान तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने से टकराकर परमाणु सिद्धांत दिया था। तो वो थे रदरफोर्ड। अल्फा कण का गुण क्या है? तो ये द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं, यानी यह धनावेशित होते हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव होता है। ठीक है। इनका द्रव्यमान कितना होता है? तो 4 मोल होता है। रदरफोर्ड ने क्या क्या विशेषता बताया है? तो उन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने के पन्नों से बाहर निकल आते। ये सब बस मोटा मोटी याद रखना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। दूसरा विशेषता उन्होंने क्या बताया कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। ठीक है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विपेचित हुए थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने का परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है।
उसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 का पावर 5 गुना छोटी होती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी छोटी होती है, तो 10 के पावर 5 गुना। इसके अलावा उन्होंने क्या बताया परमाणु के लक्षण में, तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे इन्होंने कहा नाभिक। तो एग्जाम में पूछा है कि परमाणु का केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं, तो नाभिक कहते हैं। नाभिक पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव यानी धनावेशित है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि नाभिक के चारों ओर कौन सा चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जाम में पूछा है कि बताइए परमाणु के नाभिक में चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। परमाणु के केंद्र में कौन होता है, तो नाभिक, ठीक है। नाभिक का आकार कैसा हो, तो छोटा ही होगा। अगर ये परमाणु है तो इसका अगर बीच में नाभिक है तो छोटा ही होगा ना। और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे रदरफोर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उनका जन्म स्प्रिंग ग्रो में हुआ था, ठीक है। और उन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। एग्जाम में सीधे पूछा है कि नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जन्मदाता कौन जाना जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो रदरफोर्ड। और उन्होंने रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी पर अपना योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक के खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो पूछेगा कि बताइए रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था, तो रेडियो धर्मिता पर अपने योगदान के लिए और सोने की पन्नी द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए, ठीक है। अगला है बोर का परमाणुिक मॉडल। मतलब अभी तक हमने देखा रदरफोर्ड, उसके अलावा देखा, अब हम तीसरा वैज्ञानिक जो है वो है बोर, ठीक है। तो बोर क्या कहते हैं, तो बोर ने यह अवधारणा दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा है कि बताइए वह कौन वैज्ञानिक है जिसने परमाणु के संदर्भ में यह अवधारणा दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। तो वो हमारे थे नील्स बोर। नील्स बोर के बारे में जो सामान्य इन्फॉर्मेशन है, वो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से भौतिकी शास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्हें परमाणु की संरचना पर योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पूछा है कि बताइए परमाणु की संरचना पर योगदान के लिए किन्हें नोबेल मिला था, तो नील्स बोर को। इसके अलावा इन्होंने 3 पुस्तकें प्रकाशित की, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशंस, एटॉमिक थ्योरी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये तीनों बुक इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चार्डविक नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जे चार्डविक ने। हाइड्रोजन के छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। मतलब न्यूट्रॉन सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं होता, उसके अलावा जितने भी परमाणु, अगर परमाणु तो उसके नाभिक में होते हैं। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए वह कौन सा एक तत्व है जिसको छोड़कर सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन नाभिक में मौजूद होता है, तो वो हाइड्रोजन है। ये सब कोई भी किताब में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अलावा। अगला है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, मतलब कैसे उन्हें वितरण करके हम समझते हैं। तो इस नियम क्या कहता है कि कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ही बन सकता है कि बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं, तो 2n² की मदद से, जिसमें n क्या है, कक्षा की संख्या है या ऊर्जा का स्तर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म है कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 8 हो सकती है। उसके अलावा कि हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। और बाकियों में कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इसके परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो सब याद नहीं रहेगा, बट कम से कम जो एनसीईआरटी में दिया है वो तो याद करना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बराबर ही होता है संयोजकता, ठीक है।
तो एग्ज़ाम में अगर दे देगा कि बताइए अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं क्वेश्चन 10 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितना होगा, सीधे एग्ज़ाम में दिया तो संयोजकता कितना होगा, तो संयोजकता भी कितना होगा 10। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजकल टू ही संयोजकता होता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन की मात्रा होगी उतना ही संयोजकता की भी मात्रा होगी। ठीक है। अब यहाँ पे कि मैग्नीशियम की कितनी होती है इलेक्ट्रॉन या संयोजकता, 2 होती है। एल्युमिनियम की कितनी होती है, 3 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके बाह्य कक्ष में 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। फ्लोरीन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। फ्लोरीन के बाह्य कक्षा में कितने संयोजकता होते हैं, 7। अभी हमने देखा कि संयोजकता जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही संयोजकता होगा। तो अगर एग्जाम में कुछ भी दे तो आपको याद रखना है कि दोनों का मान बराबर होगा। अब है कि परमाणु संख्या, देखो एटॉमिक नंबर निकालने का ना टेक्निक होता है। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 परमाणु संख्या होता है। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। तो ये ना आपको याद रखना होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है परमाणु संख्या, आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरीके से आपको याद रखना होगा। इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होगा तो आपको तो याद रखना होगा। सिंपली क्या करो ना, याद कर लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से 10 बार रिपीट करोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब अगला है कि द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। तो पहला प्रश्न बनता है कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है, तो नाभिक में होता है। जैसे अगर कार्बन का द्रव्यमान 12 U है तो इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो अब हम जैसे जानते हैं कि जैसे अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू द्रव्यमान। ठीक है। अगर एग्जाम में देगा कि बताइए ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान संख्या होता है, तो आपको पता होगा तब ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तब आप बता पाओगे ना। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बताइए द्रव्यमान कैसे होगा। तो एक परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन उपस्थित होता है उसी के आधार पर हम द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा समस्थानिक। तो समस्थानिक कहते हैं किसे, जिनका परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान अलग हो। तो एग्जाम में पूछेगा कि समस्थानिक का अर्थ क्या है, तो जिसका परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग हो। ठीक है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को हम लेते हैं। तो हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम होता है। इसमें परमाणु संख्या तीनों का समान है लेकिन द्रव्यमान अलग है। प्रोटियम का द्रव्यमान कितना है, 1। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना है, यहाँ देखो 2। और ट्राइटेरियम 3 है तो 3, देख लो यहाँ पे 3 है। ठीक है। दिखाओ। तो इस तरीके से मतलब समस्थानिक में क्या होगा, समान परमाणु संख्या होगा लेकिन द्रव्यमान अलग होगा। तो आप ये सब याद रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन, जैसे कार्बन, जैसे क्लोरीन। ठीक है। तो ये 3 उदाहरण भी आप याद रखिएगा तो याद रहेगा। दे देगा एग्जाम में कि बताइए निम्न में से समस्थानिक का उदाहरण कौन है। चलो आपको बाकी का याद नहीं आ रहा निकालने, अगर हाइड्रोजन याद रह जाएगा, कार्बन याद रह जाएगा, क्लोरीन याद रह जाएगा, तो अगर ये 3 ऑप्शन देगा तो उस आधार पर तो आप बना ही सकते हो ना। अब जैसे यहाँ पे कुछ समस्थानिक का प्रयोग दिया हुआ कि हम सब कुछ समस्थानिक जो है, जैसे सोना है, एक मान लेते एग्जांपल ये, तो सोना का यूज क्या है, उसी तरीके से समस्थानिक कुछ है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे यूरेनियम भी क्या है, समस्थानिक का उदाहरण है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। तो एग्जाम में पूछेगा कि ईंधन के रूप में परमाणु भट्टी में किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का। और यूरेनियम का इस्तेमाल आपको बिजली में भी होता है। ठीक है ना, बिजली उत्पादन में भी होता है। तो यहाँ से पता चला कैंसर के उपचार में
कोबाल्ट का यूज करते हैं। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए कोबाल्ट का यूज किस में करते हैं, कैंसर का। घेंगा रोग का इलाज में किसका यूज करते हैं, आयोडीन का। तो दो तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ, पहला कि समस्थानिक, एग्जाम में पूछेगा निम्न में से समस्थानिक का एग्जाम्पल कौन है। तो कौन कौन है, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, यूरेनियम, कोबाल्ट और आयोडीन। तो आपको पता चला कि ये सब समस्थानिक है, तो ये सब मोर देन वन ऑप्शन में आएगा, ठीक है ना। इतना आपको पता चला, पहला इस तरीके से क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा कि परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में हम किस समस्थानिक का यूज करते हैं, या निम्न में से किसका यूज करते हैं, यूरेनियम। दूसरा क्या आएगा कि कैंसर के उपचार में हम किसका यूज करते हैं, तो कोबाल्ट का। तीसरा क्या आएगा कि घेंगा रोग में किसका यूज करते हैं, तो आयोडीन का, ठीक है। अब समस्थानिक को अगला समभारिक, तो इसमें भार आ रहा है, उसमें स्थान आ रहा था, तो इसमें क्या होगा कि परमाणु संख्या क्या होगा, अलग अलग होगी, ठीक है, और इसका द्रव्यमान समान होगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। बाकी इसमें कुछ आगे हमने क्या सीखा, इसमें कुछ नया नहीं दिया हुआ है। तो आप जो इसमें MCQ क्वेश्चन दिया है ना, उसको आप ज़रूर बनाइएगा। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, ये 4 क्वेश्चन आप बनाइए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए। फिर हमारा ये क्लास 10 का कल से स्टार्ट हो जाएगा, जो लगभग मतलब 6 से 7 चैप्टर है क्लास 10 में, ठीक है, केमिस्ट्री का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।